प्यारे छात्रों, नमो नमः। आज जो पाठ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वह गंगा पुस्तक नई है जो एनसीईआरटी की कक्षा 9 की जो गंगा पुस्तक है उसका दूसरा पाठ क्या लिखूं और जिसे डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने ललित निबंध के रूप में हम सबके लिए लिखा है। अब इसमें क्या खास बात है कि इसमें एक लेखक की दुविधा बताई गई है और हम सबकी भी वो दुविधा होती है जब हम कहानी, नाटक, कविता, लेख, संपादकीय इत्यादि लिखते हैं, जर्नल लिखते हैं, तो हमारे सामने कई समस्याएं आती हैं कि हम उसमें कैसे वाक्यों का गठजोड़ करें, कैसे सूचनाएं एकत्रित करें और क्या शीर्षक लिखें, है ना। जो अंग्रेजी विद्वान थे शेक्सपियर, उनको भी ये समस्या आती थी कि वो लिख तो लेते थे बड़ी आसानी से अपनी किताबों के, नाटकों के, लेकिन वो टाइटल क्या रखें इस पर वो बहुत गंभीर विचार करते रहते थे। और ये जो आज की पीपीटीएस में खास बात क्या है, सरल, स्पष्ट और विश्लेषणात्मक सीबीक्यूज शैली में प्रस्तुत कर रही हूँ ताकि आप सब विद्यार्थी याद ना करें बल्कि अपनी समझ भी विकसित कर लें। तो चलिए पढ़ते हैं एनसीईआरटी गंगा कक्षा 9 का जो पाठ है क्या लिखूं। आसान सी ट्रिक के साथ, युक्ति के साथ कि कम समय में हम कैसे शब्द अर्थ इसके याद करें, प्रश्न उत्तर याद करें, है ना। साहित्य के शिल्पी डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, उनका ये एक ललित निबंध है। हर पाठ की एक शैली होती है, वो जो लेखन शैली है उसे आपको पहचानना है, उससे आपकी थीम समझ अच्छे से आएगी। तो अब इसके हर पाठ के उद्देश्य होते हैं। तो एक तो आप समझ गए होंगे, पाठ के नाम से ही थीम समझ गए होंगे कि यह है एक निबंध है, ऐसे है, कैसा है, ललित है। इसमें छात्रों की रुचि का विकास होगा, हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति गहरी रुचि उत्पन्न करना इसका उद्देश्य है। मूल्य संवर्धन, ऐतिहासिक संदर्भों के संदर्भ से नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास करना, शैली ज्ञान, ललित निबंध शैली की विशेषताओं और उसकी बनावट को समझना, अभिव्यक्ति क्षमता, स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करने की क्षमता विकसित करना, है ना। ये इस पाठ के उद्देश्य हैं। हम निबंध लिखना, आर्टिकल लिखना आसान सी शैली में समझ जाएंगे। तो आइए साहित्य के शिल्पी गद्यकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय देखते हैं। डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध निबंधकार, आलोचक और संपादक थे। उनका जन्म 1894 ईस्वी में मध्य प्रदेश के राजनांदगांव में हुआ था। उन्होंने हिंदी गद्य साहित्य को सरल, प्रभावशाली और भावपूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बख्शी जी विशेष रूप से अपने व्यक्तिगत निबंधों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके निबंधों में सरल भाषा, गहन विचार और सहज शैली का सुंदर समन्वय मिलता है। वे पाठकों के मन को सीधे छूने वाली शैली में लिखते थे। उन्होंने सरस्वती जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका का संपादन भी किया और हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी रचनाएं समाज, संस्कृति और मानवीय भावनाओं को गहराई से प्रस्तुत करती हैं। इस प्रकार डॉक्टर बख्शी हिंदी निबंध साहित्य के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। सादा जीवन उच्च विचार इनका जीवन का जो ध्येय था वह था। क्या लिखूं? आइए आपके सामने यह निबंध प्रस्तुत कर रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे और जो की शब्द हैं, की सेंटेंस है, उन पे हम फोकस करेंगे। मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। लेखक कह रहे हैं कि मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक एजी गार्डिनर का कथन है। एजी गार्डिनर हमारे विद्वान हुए हैं, लेखक हुए हैं कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। गार्डनर यह मानते हैं, मतलब कि हर समय कोई लेखक से ये उम्मीद करे, अपेक्षा करे कि हर समय वो लिखेगा, तो एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। मतलब अचानक आपके मन में ऐसे विचार आ जाते हैं जो आपको उत्प्रेरित करते हैं कि आज मैं कुछ रच लूं, कोई निबंध, कोई लेख, कोई कविता आदि भाव लिख लूं। भावों का आवेग होता है। उस समय विशेष की चिंता नहीं रहती, उस विषय की चिंता नहीं रहती, है ना। सब्जेक्ट कोई भी विषय हो, उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है ना।
और उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। यानी कि देखिए दीवार में खूंटी लगी होती है, आप उसमें हैट टांग देते हैं, है ना, लेकिन खूंटी से ज्यादा महत्व उसका है हैट का, वस्तु जो जिसे आप आपके लिए जो उपयोगी है उसे आप व्यवस्थित कर सकते हैं ना वहां पर टांग कर अगली बार, ताकि वह आसानी से चीज वहां मिल जाए, वस्तु मिल जाए। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं। गार्डनर साहब के इस कथन की यथार्थता में, यथार्थता मतलब सच्चाई, वास्तविकता में मुझे संदेह नहीं, पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया है जिसमें भाव अपने आप उपस्थित हो जाते हैं। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है। आज मुझे नमिता और अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना होगा। नमिता का आदेश है कि मैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस विषय पर लिखूं। अमिता का आग्रह है कि मैं समाज सुधार पर लिखूं। वे दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं और उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, पर क्या वे इतने सुहावने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखे जा सके? इसी प्रकार समाज सुधार की चर्चा अनादि काल से लेकर आज तक होती आ रही है और जिसके संबंध में बड़े बड़े इनों में भी विरोध है, उसको मैं 5 पेज में कैसे लिखूं? मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की सम्मति ज्ञान लें। पहले यह तो समझ लूं कि आदर्श निबंध है क्या और वह कैसे लिखा जाता है, तब फिर मैं भविष्य की चिंता करूंगा। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं देखी, है ना। कई आचार्य, कई दार्शनिक, कई विद्वान हुए हैं, जैसे बुद्धदेव, महावीर स्वामी, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी इत्यादि। इन्होंने अपने विचारों से, महान विचारों मुझे कहना चाहिए, पूरी दुनिया को प्रभावित किया। एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है क्योंकि बड़े निबंध की में रचना की सुंदरता नहीं बनी रह सकती। इस कथन को मान लेने में मेरा लाभ है। मुझे छोटा निबंध ही लिखना है, बड़ा नहीं। पर कैसे लिखूं? निबंध शास्त्र में उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध के 2 अंग हैं, सामग्री और शैली, कंटेंट और स्टाइल। पहले तो मुझे सामग्री एकत्र करनी होगी, विचार समूह संचित करना होगा। इसके लिए मुझे मनन करना चाहिए। यह तो सच है कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं, पर यह कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। यदि यह बात पहले ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेता, पर अब समय नहीं है। मुझे तो यहीं बैठकर 2 घंटों में 2 निबंध तैयार करने होंगे। यहाँ ना तो विश्वकोश है और ना ही ऐसा ग्रंथ जिनमें इन विषयों की सामग्री उपलब्ध हो सके। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास करके लिखना होगा, है ना। विज्ञों का कथन है, विज्ञ कहते हैं जानकारों का, तो जानकारों का, विज्ञों का कथन है कि निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए, मतलब उसका ब्लूप्रिंट खींच लेना चाहिए। अतः सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी है। मैं सोच ही नहीं सकता इस विषय की कैसी रूपरेखा है। निबंध लिख लेने के बाद मैं उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूं, पर निबंध लिखने के पहले उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए? क्या सचमुच हिंदी के सब विज्ञ लेखक पहले से ही अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं? एजी गार्डनर की तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती है। उन्होंने लिखा कि मैं लेख लिखता हूँ और शीर्षक देने का भार मैं अपने मित्र पर छोड़ देता हूँ। उन्होंने यह भी लिखा है कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में इतनी कठिनाई ना हुई होगी जितनी कठिनाई नाटकों के नामकरण में हुई होगी, है ना। तभी तो घबराकर नाम ना रख सकने के कारण उन्होंने अपने एक नाटक के नाम रखा, एक नाटक का, जैसा तुम चाहो। इसलिए एज यू वांट,
एज यू लाइक, या इसलिए मुझसे तो रूपरेखा तैयार ना होगी। अब मुझे शैली निश्चित करनी है, यानी कि लिखने का ढंग, स्टाइल। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रभाव होना चाहिए, यानी कि फ्लो इन द लैंग्वेज। इसके लिए वाक्य छोटे छोटे हों पर एक दूसरे से संबंध हो, यानी कि वेल कनेक्टेड हो। पहले वाक्य से अगला वाक्य में कुछ तो रिलेशन हो। यह तो बिल्कुल ठीक है, मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूँ, पर मैं हूँ मास्टर। कहीं नमिता और अमिता यह ना समझ बैठे कि मैं यह निबंध बहुत छोटी अक्ल वालों के लिए लिख रहा हूँ। अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में तो समाप्त हो। बाणभट्ट ने कादम्बरी में ऐसे ही वाक्य लिखे हैं। वाक्यों में स्पष्टता, अस्पष्टता वाक्यों के क्रम में ना हो, क्योंकि यह अस्पष्टता दुर्बोधता का गांभीर्य ला देती है। गांभीर्य मतलब सीरियसनेस, गंभीरता, या नीरसता ला देती है अगर हमारी भाषा कठिन है, शैली कठिन है तो। इसलिए संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष ने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियां डाल दी हैं जो अज्ञों से ना सुलझ सके। विज्ञ का उल्टा है अज्ञ, ना जानकार। और सेनापति ने भी अपनी कविता मूढ़ों के लिए दुर्बोध कर दी है। तभी तो अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश भी निबंधों के लिए आवश्यक बताया जाता है। तब क्या किया जाए? अंग्रेजी के निबंधकारों ने एक दूसरी पद्धति को अपनाया है। उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे सिद्ध ना हो, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है। इस पद्धति के जन्मदाता मॉन्टेन समझे जाते हैं। उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया, उसी को उन्होंने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं, यानी कि उन्होंने कुछ फोर्सली नहीं लिखा। उनके मन में जैसे ओरिजिनल थॉट्स आए वो उन्होंने लिखे। उनमें ना कृति की उदात्त कल्पना रहती है कि मेरी रचना में आदर्श होना चाहिए, ना आख्यायिका कहते हैं कहानी, लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना, है ना। मतलब उसमें कोई भारी भरकम तर्क हो, लॉजिक हो। इनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उनमें उसका उल्लास रहता है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें ना ज्ञान की गरिमा रहती है और ना कल्पना की महिमा, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं, अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों ना निबंध लिखूं, पर मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे। मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आई। एक बार प्यास लगने पर वे एक कुएं के पास पहुंचे। वहां 4 औरतें पानी भर रही थीं। पानी मांगने पर पहले उनमें से एक ने खीर पर कविता सुनाने की इच्छा प्रकट की, दूसरी ने चरखे पर, तीसरी ने कुत्ते पर और चौथी ने ढोल पर। अमीर खुसरो प्रतिभावान थे, यानी कि अमीर खुसरो में तो बहुत टैलेंट था, टैलेंटेड बंदे थे। उन्होंने एक ही पद्य में, मतलब एक ही काव्य रचना में, दोहा में उन्होंने चारों की इच्छाओं को पूर्ति कर दी, चारों की कामना पूरी कर दी। और उन्होंने क्या कहा वो कहते हुए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया चलाए। अजी खीर पकाई जतन से चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तो बैठी ढोल बजाए। अब मुझे में खुसरो की प्रतिभा तो नहीं है, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने से मेरी कठिनाई आधी रह जाती है। मतलब अगर मैं इस पद्धति पर चलूं, इस शैली को अपनाऊं, तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। मैं भी निबंध में इन दोनों विषयों को समावेश कर दूंगा। एक ही ढेले में 2 चिड़िया मार डालूंगा, यानी कि एक लक्ष्य साधूंगा और मेरे कई काम हो जाएंगे। दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जो लोग पास होते हैं ना ढोल, तब उनके कान फटने वाले होते हैं, उन्हें बुरे लगते हैं वो आवाज। लेकिन जब आप दूर से सुनोगे तो आपका मन मयूर नाच उठता है। अब दो ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं। जब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं, तो ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर आपका मन नाचने लग जाता है, आपके, है ना,
अर्थ क्या है दूर के ढोल सुहावने होते हैं, कि जो चीजें दूर होती हैं वे अधिक आकर्षक सुंदर लगती हैं, आपको लुभावनी लग सकती हैं, क्योंकि उनकी कठोरता, उनकी कमियां हम तक पहुंच नहीं पाती हैं दूरी की वजह से, लेकिन जब हम उनके पास पहुंचते हैं तो असलियत हमारे सामने होती है। अमीर खुसरो की देखिए चुनौती, जो खीर, चरखा, कुत्ता, ढोल सब उसी में आ गया था। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, तो बैठी ढोल बजाए। कितने प्रतिभावान थे ना, चुटकी में दोहा बना दिया। तो वह अपने हृदय में किसी के विवाह उत्सव का चित्रांकित कर लेता है। कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील शीला नव वधु की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। उस नववधु के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं। कर्कश मतलब कठोर, कड़वी, क्योंकि उसके साथ आनंद का कलरव, कलरव शोर के भी अर्थ में होते हैं और जोश के अर्थ में भी, उत्सव, प्रमोद और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कष्ट नहीं प्रतीत होती और दूरस्थ लोगों के लिए तो वह अत्यंत मधुर बन जाती है। जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हटाए हैं, तरुणावस्था, बाल्यावस्था सब आप समझते ही हैं, किशोरावस्था है, नौजवानी की जो उम्र है वह है तरुणा, तरुण, तरुण मतलब नौजवान। उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते रहते हैं, मतलब वो पास्ट टेंस में जीते हैं, है ना, पुरानी यादों यादों में खोए रहते हैं। तरुणों के लिए भविष्य, आने वाला कल आकर्षक लगता है कि मैं ऐसा कर लूंगा, जब मैं ये कर लूंगा तो ऐसा होगा, है ना, वो सपने देखते रहते हैं। जैसे मैं पायलट बन जाऊंगा, या मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा, बड़ा सा घर खरीदूंगा, तब लाइफ कितनी सुखद होगी। वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत मोहक होता है, यानी कि ये दोनों ही तरुण और वृद्ध वर्तमान से कटे होते हैं, वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है, वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत के गौरव के संरक्षक। अब जो जवान है, जवान खून है, गर्म खून कहते हैं जिन्हें मजाक मजाक में, कि जोशीला होता है, अब वो क्रांतिकारी कदम उठाने में झिझकते नहीं हैं। वो परिवर्तन समाज में देखना चाहते हैं, घर में देखना चाहते हैं, अपने हिसाब से चीजें सेट करना चाहते हैं। और बूढ़े अपनी पुरानी यादों में खोए रहते हैं। जब उन्हें वर्तमान का एहसास होता है तो लगता है कि इससे तो अच्छा पहला जमाना अच्छा था, पहली बातें अच्छी थी, पहली लाइफ हमारी अच्छी थी, जब रियलाइज हो जाता है। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव शुभ रहता है, उदास रहता है। वर्तमान मतलब हमेशा किसी न किसी कमी से घिरा रहता है, और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। मनुष्य जाति के इतिहास में ऐसा काल ही नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता ना पड़ी हो। तभी तो आज तक जितने ही सुधारक हो गए हैं, पर सुधारों का अंत कब हुआ? भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी, इस सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती है। सुधारकों का दल, यानी कि रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर, जो इनका दल है, नगर नगर और गांव गांव में फैला होता है। यह सच है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार हो जाते हैं। ना दोषों का अंत है, ना सुधारों का। जो कभी सुधार थे, वे आज दोष हो गए हैं और उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है। तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक ही हो जाएगा, और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा, और जो भविष्य का स्वप्न देखेगा, दोनों ही के स्वप्न सुखद होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। यानी कि वो अपने पास की जो चीजें हैं उनको नहीं नहीं समझने में असमर्थ होते हैं, लेकिन जो बीत गया है या जो आने वाला है, यानी कि दोनों ही स्थितियां दूर हैं उनसे, तो वो उन्हें आकर्षक लगती हैं, अच्छी लगती हैं।
तो क्या लिखूं? जो निबंध है, प्रसिद्ध निबंधकार पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा एक ललित निबंध है। इस पाठ में लेखक ने निबंध लेखन की कला, लेखकों की मानसिक स्थिति और विषय चयन की कठिनाइयों को बहुत ही रोचक ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उनको एनालाइज किया है। एक विश्लेषणात्मक अध्ययन हम इसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें सार बिंदु में पाठ के देखें तो निबंध लेखन की समस्या और मानसिक स्थिति। तो लेखक के अनुसार एक अच्छे निबंध के लिए लेखक का एक विशेष मानसिक आवेश में होना आवश्यक है। जब मन में उमंग और मस्तिष्क में विचारों का वेग होता है तब लिखना सरल हो जाता है। लेखक एजी गार्डनर के उदाहरण से बताते हैं कि जैसे हेड टांगने के लिए किसी भी खूंटी का प्रयोग किया जा सकता है, वैसे ही अपने भावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय चुना जा सकता है। महत्व तो विषय का नहीं बल्कि मन के भावों का होता है। अमिता और नमिता की मांग क्या है, यानी कि हमारे सामने समस्या आती है फिर विषय चयन की। एक तो हमारी खास मानसिक स्थिति हो और विषय चयन की समस्या। तो लेखक के सामने दो अलग अलग विषयों पर निबंध लिखने की चुनौती आती है। उन्हें चैलेंज मिलता है नमिता के द्वारा दूर के ढोल सुहावने पर और अमिता के द्वारा समाज सुधार पर। ये दोनों निबंध चाहती हैं। तो इन दोनों विपरीत विषयों के माध्यम से लेखक यह समझाना चाहते हैं कि निबंध की एक शैली और सामग्री कैसे जुटाई जाती है ना, ये पाठ का सार है। तो दूर के ढोल सुहावने होते हैं की व्याख्या। इस पंक्ति का अर्थ है कि जो वस्तुएं दूर होती हैं आपसे या अतीत की होती हैं वे हमें अधिक अच्छी लगती हैं, आकर्षक लगती हैं। युवा और वृद्ध का दृष्टिकोण, दोनों के दृष्टिकोण नजरिया में अंतर होता है ना। मिशन विजन दोनों के अलग हो सकते हैं। युवाओं को अपना भविष्य सुनहला और सुखद लगता है जबकि वृद्धों को अपना अतीत गौरवपूर्ण लगता है। सच्चाई क्या है? ढोल की आवाज पास से कर्कश कठोर लगती है लेकिन दूर बैठे व्यक्ति को वह मधुर लगती है क्योंकि उसकी कर्कशता हवा में विलीन हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां भी दूर से देखने पर कम कष्टदायक महसूस होती हैं। समाज सुधार, है ना। देखिए लेखक बताते हैं समाज सुधार की चर्चा अनादिकाल से होती आ रही है। दुनिया में दोष हमेशा रहेंगे और उन्हें दूर करने के प्रयास भी निरंतर चलते रहेंगे। हर युग के समाज सुधारक को लगता है कि वह समाज को पूरी तरह बदल देगा लेकिन सुधार की प्रक्रिया कभी खत्म ही नहीं होती है। तो अब आदर्श निबंध की विशेषताएं क्या हों? तो आदर्श निबंध में बख्शी जी के अनुसार दो चीजें मुख्य होती हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा इससे। सामग्री और शैली। सामग्री में इसके लिए विषय का गहरा अध्ययन और मनन आवश्यक है। यानी कि अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो भाई किताबें पढ़िए, लेख पढ़िए, समाचार पत्र पढ़िए, टेलीविजन पे समाचार देखिए, यानी कि अपनी जानकारी इनहेंस करिए, बढ़ाइए, नॉलेज बढ़ाइए, है ना। जिज्ञासा लाइए अपने अंदर, आंखें खुली रखिए अपने आसपास वातावरण में क्या घटित हो रहा है। शैली, लेखक के विचारों को प्रस्तुत करने का ढंग प्रभावशाली होना चाहिए, वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए और भाषा में फ्लो होना चाहिए, प्रभाव होना चाहिए। अब निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या है, पाठ का संदेश क्या है? यह पाठ हमें सिखाता है कि साहित्य सृजन केवल शब्दों का मेल नहीं है बल्कि यह लेखक के हृदय के सच्चे भावों और उसकी वैचारिक स्पष्टता का प्रतिबिंब है। अब इस पाठ के अनुसार जो की फैक्ट निकल के आए हैं वो फैक्टर्स देख लेते हैं। तो एक तो निकल के आता है मानसिक आवेग। मानसिक आवेग क्या है? हृदय की स्फूर्ति, यानी कि आपके अंदर भावों का जोश कितना है, यानी कि असली वस्तु है हेड। कोई भी विषय, टॉपिक, वो क्या होते हैं? टॉपिक क्या है? खूंटी। टॉपिक कुछ भी हो सकता है लेकिन मेन तो निबंध का है उसके कंटेंट, विषय। और सच्चा निबंध वही है। एजी गार्डनर के अनुसार लिखने के लिए एक विशेष मानसिक स्थिति चाहिए। मन के भावी यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं। विषय केवल वह खूंटी है जिस पर भावों का हेड टांगा जाता है और हेड को हम कहीं भी टांग सकते हैं, है ना। मुख्य तथ्य में देखिए लेखक की चुनौती, दो विपरीत विषय, नमिता की मांग होती है दूर के ढोल और अमिता की मांग होती है समाज सुधारा। तो व्यवहारिक और विश्लेषणात्मक है। दूर के ढोल एक ध्वन्यात्मक रूपक यहाँ पे उपस्थित किया गया है। दूरी चाहे स्थान की हो या समय की, वस्तुओं के दोषों को छिपा देती है। और अब यहाँ पर इस पाठ में तरुण और वृद्ध के दृष्टिकोणों का टकराव दिखाया है। तरुण बनाम वृद्ध, तरुण के नजरिया यानी कि उसका जो विजन है वृद्ध के विजन से कैसे डिफरेंट है। तो आइए देखते हैं, तीन
पॉइंट है दृष्टि का केंद्र। तरुण का जो है नजरिया कैसा है, स्वर्णिम भविष्य का। वृद्ध का उसे गौरवपूर्ण अतीत ही अच्छा लगता है। और लक्ष्य क्या है तरुण का, क्रांति और बदलाव लाना। और वृद्ध का संरक्षण और परंपरा, है ना, वो अपनी परंपरा को पसंद करते हैं, प्रोटेक्शन लेके चलते हैं। तरुण कार्रवाई करना चाहता है किसको लेकर, भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं। और वृद्ध कार्रवाई करना चाहते हैं अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना। और निष्कर्ष क्या निकला, दोनों ही वर्तमान से असंतुष्ट हैं। इसी असंतोष के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध यानी कि परेशान रहता है, निराश रहता है और सुधारों का काल बना रहता है। समाज सुधार का अनंत चक्र, ना तो दोषों का अंत है और ना सुधारों का। यही जीवन की प्रगतिशीलता है। समाज में दोष उत्पन्न रहते हैं, फिर सुधारकों का उदय होता है, जैसे बुद्ध, कबीर, महात्मा गांधी आदि। फिर वही चक्र चलता है, समय बीतने पर वही सुधार दोष बन जाते हैं और फिर नए सुधार स्थापित होते हैं। तो ये जीवन चक्र के साथ चलता रहता है। मास्टर स्ट्रोक क्या है ऐसे में, समन्वयवादी शैली। तुर के ढोल समाज सुधार, इनको मिला दीजिए। अमीर खुसरो की तरह एक ही पद में चारों की इच्छा पूर्ति, एक ही ढेले से दो चिड़िया मारना, यानी कि एक ही निशाने से दो दो उद्देश्य की पूर्ति। पाठ का सार, बख्शी जी ने नमिता, दूर के ढोल और अमिता समाज सुधार के विषयों को एक ही निबंध में पिरो दिया। अंतिम संदेश क्या है, साहित्य सृजन केवल शब्दों का मेल नहीं है, बल्कि यह लेखक के हृदय के सच्चे भावों और उसकी वैचारिक स्पष्टता का प्रतिबिंब है। बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए, क्या लिखूं लेखक, पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी। किस पत्रिका का संपादन किया, सरस्वती। अमिता का विषय क्या है, समाज सुधार। दूर के ढोल कैसे होते हैं, सुहावने। अतीत का स्वप्न कौन देखता है, वृद्ध। बख्शी जी का जन्म का वर्ष क्या है, 1894। नमिता का विषय क्या है, दूर के ढोल। हैट और खूंटी उदाहरण किसने दिया है, एजी गार्डनर। वर्तमान से किसे असंतोष है, तरुण और वृद्धजनों को। एक पद में चार उत्तर किसने दिए हैं, अमीर खुसरो। तो देखिए 5 प्रश्न, निबंध लेखन के लिए कैसी मानसिक स्थिति चाहिए, उमंग, स्फूर्ति और मानसिक आवेग से भरी स्थिति। दूर के ढोल सुहावने क्यों लगते हैं, क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती, दूरी उन्हें मधुर बना देती है। तरुण और वृद्ध में क्या वैचारिक समानता है, दोनों ही वर्तमान स्थिति से पूरी तरह असंतुष्ट रहते हैं। समाज सुधार का कार्य कभी क्यों नहीं रुकता, क्योंकि जो समाज सुधार है वही भविष्य में पुराण पढ़कर दोष बन जाते हैं। बख्शी जी ने अपनी कठिनाई हल करने के लिए किसे याद किया, अमीर खुसरो की समन्वयवादी पद्धति को उन्होंने याद किया अपनी कठिनाई को हल करने के लिए। और बच्चों ये मैंने की लाइन दी है उत्तर में, इसे डेवलप आप खुद अपनी भाषा में करिए। जो मुख्य लाइन है इन उत्तरों में ये आनी चाहिए। और देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, सुधारों की आवश्यकता क्यों बनी रहती है, समाज निरंतर बदलता रहता है, इसीलिए नए सुधार आवश्यक होते हैं, इसलिए सुधारों की आवश्यकता समय के साथ बनी रहती है। पुरानी परंपराएं पुरानी पड़ जाती हैं, वो नुकसानदायक भी हो सकती हैं। एक समय की परंपराएं दूसरे काल की परंपराओं से टकरा सकती हैं। भारतीय निबंध शैली की एक विशेषता लिखिए, यह भाव प्रधान और अनुभव आधारित होती है ना। भारतीय निबंधों की खासियत होती है कि इसमें इमोशनैलिटी का पार्ट बहुत मुख्य होता है, भावों पर आधारित होती है, सच्चाई के निकट होती है और एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं ना। कबीर के दोहे पता है ना आपको, कितने अनुभव के आधार पर साखियां लिखी हैं। सच्ची अनुभूति का क्या अर्थ है, अपनी वास्तविक अनुभवों और भावनाओं को व्यक्त करना। योग्यता आधारित प्रश्न देखिए, लेखक की भाषा शैली से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, विचारों की स्पष्टता, जटिल विषयों को सरल रूपकों जैसे ढोल, हैट, खूंटी में समझाना और व्यक्तिगत अनुभूतियों का सच्चा चित्रण। इस पाठ से आप लिखना सीखते हैं, चाहे वो कहानी है, नाटक है, आर्टिकल है। कैसे हम लिखें, कैसे अपने विचारों को सुगठित करें, शैली कैसी अपनाएं, भाव कैसे गुंफन करें, भाव गुंफन, वो हमें इस पाठ से सीख मिलती है। लेखक के विचार आज के समय में कितने प्रासंगिक हैं, स्पष्ट करें। पूर्णतः प्रासंगिक है लेखक के विचार, में इस बात से सहमत हूँ। आज भी युवा बदलाव यानी कि भविष्य चाहते हैं, अच्छा भविष्य चाहते हैं, प्रोग्रेसिव और वृद्ध परंपरा अतीत को बचाना चाहते हैं। तो इनको मिला के हमें चलना चाहिए, इनका कॉम्बिनेशन हमें समाज की बेहतरी के लिए चाहिए। क्या कि भविष्य के सपने भी चाहिए, तो अतीत की जो है इतिहास की धरोहर भी हमें चाहिए, ताकि आगे भविष्य में हम वो गलतियां ना करें जो हमारा समाज पहले कुछ गलतियां कर चुका है। समाज सुधार का चक्र आज भी तकनीकी और विचारों के स्तर पर जारी है।
विचार और अनुप्रयोग के प्रश्न देखिए कि यदि आप लेखक होते तो आप किस विषय पर निबंध लिखते और क्यों? तो छात्र अपने व्यक्तिगत अनुभवों और वर्तमान सामाजिक ज्वलंत मुद्दों के आधार पर उत्तर देंगे इसके। और इस पाठ से आपने कौन सी मुख्य सीख प्राप्त की? हर स्थिति के दो पहलू होते हैं। सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है, कंटिन्यूअसली वो प्रोग्रेस चलती है, हमें अपने बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। पाठ में वर्णित सुधारकों जैसे बुद्ध गांधी के कार्यों का क्या महत्व है? इन्होंने अपने युग की कुरीतियों को मिटाया, हालांकि समय के साथ नए सुधारों की आवश्यकता फिर महसूस हुई। अब आपकी बारी। अपने जीवन के किसी रोचक अनुभव या किसी ऐसे विषय पर 5-6 पंक्तियों का एक छोटा भावपूर्ण निबंध लिखें जिसने आपके मन में गहरा मानसिक आवेग उत्पन्न किया हो। किसी भी खूंटी विषय का चुनाव करें, अपने हेड सच्चे भावों को उस पर टांगें, समूह में चर्चा करें, अपने विचार साझा करें। बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए, एमसीक्यूज। क्या लिखूं, किस विधा की रचना है? निबंध, ठीक है, निबंध है ये। लेखक ने किस प्रतिष्ठित पत्रिका का संपादन किया? सरस्वती। नमिता ने किस विषय पर निबंध लिखने का आग्रह किया? दूर के ढोल सुहावने होते हैं। युवा और वृद्ध का दृष्टिकोण अतीत के आंचल में, समाज सुधार में। बिल्कुल सही है। अमिता का प्रिय विषय क्या था? समाज सुधार। हैट और खूंटी का उदाहरण किस लेखक ने दिया है? गार्डिनर। निबंध के दो प्रधान अंग कौन कौन से हैं? सामग्री और शैली। लेखक के अनुसार क्रांति के समर्थक कौन होते हैं? तरुण और युवा। वृद्ध किसके संरक्षक होते हैं? वृद्ध जो है संस्कृति अतीत के गौरव के संरक्षक होते हैं। शेक्सपियर के नाटक उल्लेख किस पाठ में आया है? जैसा तुम चाहो। निबंध की शैली कैसी होनी चाहिए? भाषा में प्रभाव और छोटे वाक्य। और देखिए अन्य बहुविकल्पी। लेखक के अनुसार सुधारों की प्रकृति कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए? निरंतर बदलने वाली। दूर के ढोल सुहावने होते हैं का क्या अर्थ है ना? दूर की वस्तु आकर्षक लगती है। लेखक किस पद्धति को भाव प्रधान मानते हैं? लेखक किस पद्धति को भाव प्रधान मानते हैं? भारतीय पद्धति को। अंग्रेजी निबंध की शैली की विशेषता क्या है? ये जो है तर्कपूर्ण होते हैं, है ना? कलमबद्धता और तर्कपूर्ण होते हैं। सच्ची अनुभूति का संबंध किससे है? वास्तविक अनुभव से। तरुण किस ओर अधिक स्थान देते हैं? भविष्य। वृद्ध किसे अधिक महत्व देते हैं? अतीत। लेखक के अनुसार श्रेष्ठ निबंध कैसा होना चाहिए? लेखक के अनुसार सुधारों का अंत कभी नहीं होता, स्पष्ट करें। लेखक पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी के अनुसार समाज और विचार निरंतर परिवर्तनशील होते हैं। किसी भी समय किए गए सुधार उस समय के लिए उपयुक्त होते हैं, परंतु समय बदलने पर वही सुधार अपर्याप्त या दोषपूर्ण प्रतीत होने लगते हैं। इसका अर्थ यह है कि समाज की आवश्यकताएं बदलती हैं, नई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इसलिए सुधारों की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती, है ना? सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है इस प्रकार, ना कि एक अंतिम लक्ष्य। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस लोकोक्ति का पाठ के संदर्भ में विस्तार करें। इस लोकोक्ति का अर्थ है कि जो वस्तु या स्थिति हमसे दूर होती है वह हमें अधिक आकर्षक और श्रेष्ठ प्रतीत होती है। पाठ में लेखक बताता है कि लोग विदेशी अंग्रेजी निबंध शैली को अधिक श्रेष्ठ मानते हैं, जबकि अपनी भारतीय शैली को कमतर समझते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि दोनों पद्धतियों के अपनी अपनी गुण और सीमाएं हैं। बिना गहराई से समझे किसी दूर की चीज को श्रेष्ठ मान लेना उचित नहीं है। हमें किसी भी चीज का मूल्यांकन समझदारी अनुभव के आधार पर करना चाहिए, ना कि केवल आकर्षण के कारण। लेखक ने निबंध लेखन की दो पद्धतियों का उल्लेख किया है। लेखक ने दो प्रमुख निबंध पद्धतियों का उल्लेख किया है, भारतीय पद्धति
भाव प्रधान अनुभव, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। इसमें विचार स्वतंत्र रूप से प्रभावित होते हैं और लेखक अपनी अनुभूति को अधिक महत्व देता है। किसमें? भारतीय पद्धति की जो शैली के निबंध है। अंग्रेजी पद्धति के निबंध कैसे होते हैं? क्रमबद्ध, तर्कपूर्ण, व्यवस्थित इनकी शैली होती है। इनमें विषय का विश्लेषण और अनुशासन अधिक होता है। विचारों को एक निश्चित ढांचे में प्रस्तुत किया जाता है। श्रेष्ठ निबंध वही है जिसमें दोनों पद्धतियों का संतुलित समन्वय हो, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। तरुण भविष्य का स्वप्न देखते हैं और वृद्ध अतीत का। इस वैचारिक द्वंद्व का वर्तमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह कथन समाज में पीढ़ियों के विचारों के अंतर को दर्शाता है। तरुण नए विचारों, बदलाव और प्रगति के पक्षधर होते हैं और भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वृद्ध अपने अनुभवों और परंपराओं को महत्व देते हैं, अतीत की श्रेष्ठता को याद करते हैं। वर्तमान पर प्रभाव, यदि संतुलन ना हो तो टकराव उत्पन्न होता है, लेकिन यदि दोनों का समन्वय हो जाए तो अनुभव, नवाचार, श्रेष्ठ समाज निर्माण। वर्तमान को सफल बनाने के लिए युवाओं को उत्साह और वृद्धों के अनुभव दोनों आवश्यक हैं। साहित्य सृजन में लेखक की सच्ची अनुभूति का क्या महत्व है? लेखक के अनुसार साहित्य की आत्मा सच्ची अनुभूति होती है। जब लेखक अपने अनुभवों, भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त करता है तो रचना प्रभावशाली बनती है। पाठक उससे जुड़ाव महसूस करता है। कृत्रिम या बनावटी लेखन पाठक को प्रभावित नहीं कर पाता। निष्कर्ष क्या निकला? सच्ची अनुभूति ही साहित्य को जीवंत, प्रभावी और स्थायी बनाती है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सीबीक्यूज, केस स्टडी आधारित प्रश्न। ये भी पूछे जा रहे हैं आजकल परीक्षाओं में, लेटेस्ट ट्रेंड चला है ये एग्जामिनेशन का। केस स्टडी 1, रवि एक छात्र है जो अंग्रेजी निबंध शैली को ही श्रेष्ठ मानता है और भारतीय शैली को कमतर समझता है। वह बिना समझे विदेशी पद्धति का अनुसरण करता है। रवि की सोच किसी लोकोक्ति से संबंधित है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं। क्या रवि का दृष्टिकोण उचित है? कारण सहित लिखिए। नहीं, क्योंकि बिना समझे किसी पद्धति को श्रेष्ठ मानना उचित नहीं है। दोनों पद्धतियों के गुणों को समझना आवश्यक है। लेखक के अनुसार रवि को क्या करना चाहिए? उसे भारतीय और अंग्रेजी दोनों पद्धतियों का संतुलित उपयोग करना चाहिए। केस स्टडी 2, एक समाज में युवा नई तकनीक और बदलाव को अपनाना चाहते हैं जबकि बुजुर्ग परंपराओं को बनाए रखना चाहते हैं। इससे विवाद उत्पन्न हो रहा है। यह स्थिति पाठ के किस विचार को दर्शाती है? तरुण भविष्य के स्वप्न देखते हैं और वृद्ध अतीत का, इसको दर्शाती है। इस द्वंद्व का समाधान कैसे किया जा सकता है? दोनों के विचारों का समन्वय करके, है ना, यह समन्वित रूप एक साथ समान लाना। युवाओं का नवाचार और वृद्धों का अनुभव मिलाकर हम एक आदर्श शैली अपना सकते हैं। इस स्थिति से समाज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? यदि संतुलन ना हो तो संघर्ष होगा और यदि संतुलन हो तो विकास होगा। केस स्टडी 3 देखिए, सीमा एक निबंध लिखती है जिसमें उसने दूसरों के विचारों की नकल की है। दूसरी ओर रीना अपने अनुभवों के आधार पर लिखती है। किसका निबंध अधिक प्रभावशाली होगा? रीना का। क्यों? क्योंकि उसमें सच्ची अनुभूति है जो पाठक को प्रभावित करती है। लेखक के अनुसार अच्छी रचना की पहचान क्या है? सच्चाई, अनुभव और भावनात्मक प्रामाणिकता। अब देखिए चिंतन चिंतनात्मक प्रश्न हॉट्स देखिए, क्या आप मानते हैं कि केवल विदेशी पद्धति अपनाना उचित है? अपने विचार लिखिए। आज के समय में युवा और वृद्ध के विचारों में संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है? क्या आपने कभी दूर के ढोल सुहावने होते हैं जैसी स्थिति का अनुभव किया है? उदाहरण दें और हॉट्स पर विचार करिए, अपनी नोटबुक में लिखिए, है ना। एमसीक्यूज करवाएं अध्यापक लोग, केस स्टडी समूह में चर्चा करें 10-15 मिनट। हॉट्स के जो प्रश्न है घर के लिए दे सकते हैं। बच्चों की अपनी सोच उभर के आनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग तभी आएगी ना जब हम उन्हें ऐसे सुअवसर अपनाने दें। लेखन कौशल लाने के लिए डिपेंड करता है कि इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितने विचारवान हैं, कुरेदक हमारे अंदर हृदय में कितनी है, जिज्ञासा कितनी है, हम में ज्ञान की भूख कितनी है। हमें पढ़ना पड़ेगा, पहले खुद अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ेगा, नॉलेजेबल, तब हम अच्छे निबंध लिख सकते हैं, कहानियां लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये पाठ है एक इंफोग्राफिक्स के माध्यम से, क्या लिखूं, निबंध लेखन की कला और जीवन दर्शन। निबंध लेखन का मर्म है, पहले हिस्से में निबंध के और दूसरे में दार्शनिक दृष्टिकोण है, जैसे दूर के ढोल सुहावने होते हैं, समाज सुधार एक निरंतर चक्र है और वर्तमान का असंतोष।
ये दिखाया है इसमें, है ना। उस पाठ का निष्कर्ष संदेश निकल रहा है कि साहित्य सृजन केवल शब्दों का मेल नहीं है, बल्कि यह लेखक के हृदय के सच्चे भावों का प्रतिबिंब है। धन्यवाद, आपने धैर्य के साथ सुना, समझा। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि इसमें मैंने सीवीक्यूज हैं डाले हैं, हॉट्स डाले हैं, लघु प्रश्न 20 डाले हैं, एमसीक्यूज, और आपके लिए एक अच्छा आदर्श प्रश्न बैंक तैयार किया है पाठ 2 क्या लिखूं से। तो प्लीज सब्सक्राइब वीणा वादनी चैनल। कुछ नहीं लगता, कभी कभी कंप्यूटर ईमेल आईडी पूछेगा आपकी, आप लाइक कर सकते हो और अपने दिल की उदारता का परिचय दीजिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, क्योंकि जब आप इस तरह से उत्साह दिखाएंगे शेयर लाइक कमेंट करने में, तो हमें और आगे इसी तरह काम करने की मोटिवेशन प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।